नमस्कार प्यारे साथियों। आ, प्रमुख महाजनपद हम पढ़ रहे थे और कई सारे महाजनपदों को हमने लगभग पढ़ लिया है। और आज की इस क्लास में हम महाजनपदों में जो राजतंत्रात्मक थे 14 महाजनपद वो पूरा पढ़ लेंगे। और गणतंत्रात्मक जो महाजनपद हैं सॉरी, जो गणतंत्रात्मक महाजनपद हैं उनका एक बेसिक परिचय हम देख लेंगे कि आखिर उनको किसने खोजा था, या पहली बार उनके गणतंत्र होने की बात किसने कही, और ये सारी चीज़ें हम जान लेंगे। ठीक है। विद्यार्थियों, एक बात बताना चाहूँगा, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने प्रारंभिक क्लासों से ही देखें। डायरेक्ट बीच की ये इन क्लासों से अपना कोर्स प्रारंभ ना करें, क्योंकि यहाँ से शुरू करोगे तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप प्रारंभ से शुरू करोगे तो पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी ना। और आप प्रारंभ से देखते 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 चले आएँ। अभी समय है एग्ज़ाम को, अभी कोई एग्ज़ाम आपके माथे पे नहीं है। और विद्यार्थियों, मैं बता दूँ, ये शांति काल का समय है, और जो तैयारी होती है ना वो शांति काल में ही होती है। क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी ना तो वो युद्ध काल प्रारंभ हो गया है, ऐसा मान लो आप। और उस समय में युद्ध काल में तैयारी नहीं होती, बस केवल अभ्यास होता है उस समय। तो इसलिए जितना भी पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, जितनी बार पाठ्यक्रम को पढ़ना है, उतना आप अब पढ़ दीजिए। ये शांति काल का समय है, और इस काल को जो विद्यार्थी जितना सीरियस लेता है ना, सिलेक्शन के चांसेज उसके उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो विद्यार्थी नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना प्रारंभ करेंगे, वो सिलेक्शन ले पाएँ कोई आवश्यक नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस समय तैयारी करके और सिलेक्शन लेते हैं। बाकी सिलेक्शन अधिकांश उन लोगों का होता है जो शांति काल में तैयारी करते हैं, इस समय जो तैयारी करते हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल बेइंतहा मेहनत करते जाइए। और एक कहते हैं ना कि आपके जो वर्षों का जो संघर्ष है, एक दिन बड़े ही खूबसूरत परिणाम के साथ आपसे टकराएगा। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, और आसानी से जो है हम फर्स्ट ग्रेड निकाल लेंगे। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेना। इतिहास में तो कोई टेंशन नहीं है। इतिहास में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, और जो एक सॉरी, जो एक टेस्ट सीरीज चला रखी है, इन दोनों में इतना कंटेंट मैं दे रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता इतिहास विषय में तो नहीं है। चाहे इतिहास की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, आप यकीन मानना, नेट हो, प्रोफेसर हो, किसी भी स्टेट का प्रोफेसर का हो भले ही, और स्कूल व्याख्याता का हो, बस अपने अपने टॉपिक सेलेक्ट करो और उन टॉपिकों को पढ़ दो। जो टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपके पाठ्यक्रम में जो जो हैं उनको यहाँ से सेलेक्ट करके और पढ़ लीजिए। बस आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ और विश्वास भी है। ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों, सॉरी, आज का जो हमारा महाजनपद रहेगा वो रहेगा मत्स्य, है ना। मत्स्य महाजनपद, सॉरी, मत्स्य महाजनपद रहेगा। मत्स्य महाजनपद, जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है, राजपूताने में और एक मात्र महाजनपद था मत्स्य महाजनपद। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। आ, जब हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ भी पढ़ाया। जब हम राजस्थान इतिहास की जानकारी स्रोत पढ़ रहे थे तो भी मैंने और मत्स्य के बारे में बताया था, क्योंकि यहाँ से एक अशोक का अभिलेख मिलता है जिसको हम भाब्रू शिलालेख बोलते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें तो हम लगभग पढ़ चुके हैं। बेसिक चीज़ें बची हैं यहाँ पे, वो ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका जो क्षेत्र था वो जयपुर और अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र इसमें आता है। और विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी, है ना। विराटनगर जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। और कहते हैं कि कभी यह चेदी जो महाजनपद था उसके अधीन रहा था। और यहाँ पे एक शासक हुआ जिसका नाम सहाज था, सहाज। और सहाज ने जो है चेदी और मत्स्य इन दोनों महाजनपदों
पर संयुक्त रूप से शासन भी किया था। और सॉरी, मत्स्य महाजनपद का जिक्र हमें ऋग्वेद में भी मिल जाता है ना, ऋग्वेद में मिल जाता है। यही बातें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। एक आधा बातें और मिलती हैं कि जो उपालव्य नगर यहाँ पे था, और मत्स्य नगर भी जो है दो भागों में बटा हुआ था, एक अपर में और एक वीर वीर में, है ना, अपर मत्स्य और वीर मत्स्य। तो बस यही बातें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी सॉरी प्रमुख प्रमुख बातें। इसका जो प्रसार क्षेत्र आता है वो विद्यार्थी प्रमुख रूप से जयपुर और अलवर, और एक आ जाता है भरतपुर। ठीक है, एक आ जाता है भरतपुर, ये इसमें आता है मत्स्य जनपद में। राजधानी की बात करूं विद्यार्थियों, राजधानी राजधानी आती है विराटनगर। राजधानी विराटनगर थी, है ना, राजधानी थी इसकी विराटनगर। ठीक है, इसके अलावा मैं अन्य बात करूं तो चेदी महाजनपद के अधीन रहा था यह, है ना, चेदी महाजनपद के अधीन रहा, है ना, मत्स्य जो है चेदी महाजनपद के अधीन रहा था। सॉरी, यहाँ का एक शासक था सहाज नामक व्यक्ति ने, सहाज सॉरी, ये सहाज दूसरा वाला सहाज है शायद, यही है सहाज, यही है ना, सहाज नामक व्यक्ति ने, नामक व्यक्ति ने चेदी व मत्स्य दोनों पर शासन किया। चेदी व मत्स्य दोनों महाजनपदों पर शासन किया, महाजनपदों पर शासन किया, है ना। ये नाम ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। सॉरी, उपालव्य यहाँ एक नगर था, उपालव्य यहाँ एक नगर था, है ना, उपालव्य यहाँ एक नगर था। और बताऊं मैं आपको कि मत्स्य जो है, मत्स्य नगरी दो दो शाखाओं में बटी हुई थी, एक तो है अपर मत्स्य और एक वीर मत्स्य, है ना। मैं यहाँ पे बताऊं, मत्स्य नगरी, मत्स्य नगरी दो शाखाओं में बटी हुई थी, दो शाखाओं में बटी हुई थी, है ना। दो शाखाएं कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी अपर मत्स्य, अपर मत्स्य, और दूसरी हो जाएगी वीर मत्स्य, है ना, अपर मत्स्य और वीर मत्स्य। तो ये इसके बारे में विद्यार्थियों प्रमुख प्रमुख बातें हैं। इसके अलावा मैं एक बात और लिखना चाहूँ यहाँ पे कि मत्स्य जनपद का उल्लेख मत्स्य महाजनपद का जिक्र सॉरी ऋग्वेद में भी मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों सॉरी मत्स्य महाजनपद से संबंधित प्रमुख प्रमुख बातें। इससे संबंधित कुछ पौराणिक आख्यान भी विद्यार्थियों जुड़े हुए हैं। मैं कई सारे आख्यानों के बारे में यहाँ पे जानता हूँ, जो कि बहुत सारे आख्यान जुड़े हुए हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, एक तो महाभारत के समय में और पांडवों को जो
मैंने आपको बताया था कि जब वो जो दूध क्रीड़ा हुई थी उसमें पांडव पराजित हो गए थे और पांडवों को वनवास दे दिया गया था, जिसमें 1 साल का अज्ञातवास भी था, है ना। तो वो 1 साल का जो अज्ञातवास था, यानी कि उसमें किसी को मिलने नहीं चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए था कि पांडव रह कहाँ रहे हैं। इस प्रकार का अज्ञातवास दिया था। तो वो कहते कि उस अज्ञातवास में और पांचों पांडव यहाँ ये मत्स्य राजा था विराट, उसके यहाँ पे रहे थे। मत्स्य राजा विराट के यहाँ रहे थे, है ना। और विराट जो है अ, उसके यहाँ कोई रसोइया बन गया, कोई है जो गाय और भैंस घोड़ों की देखभाल करने वाला बन गया, कोई मत्स्य की जो रानी थी, विराट की जो रानी थी, उसके बाल संवारने वो का काम करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने अपना यहाँ जीवन गुजारा। एक तो आख्यान ये मिलता है। एक भक्तमाल एक ग्रंथ है विद्यार्थियों, आप भक्तमाल है, भक्तमाल एक ग्रंथ है जिसमें एक आख्यान मिलता है, सबरी भीलनी का प्रसंग मिलता है, जिसमें सबरी भीलनी जो थी वो उसके पिछले जन्म में और राजा विराट जो थे उसकी पत्नी थी। और वो इतनी सुंदर थी कि राजा विराट उसको अपने घर से बाहर नहीं निकलने देता था, क्योंकि उसका मानना था कि ये इतनी सुंदर है कि इसके ऊपर कोई भी मोहित हो जाएगा और इसको छल लेगा, इसको ले भगेगा। तो वो बाहर ही नहीं निकलने देता था। और इस वजह से वो जो रानी थी परेशान रहती थी कि ऐसा सुंदर रूप भी किसी को नहीं मिलना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता का ही हनन हो जाए, उसको स्वतंत्र ही न रहने दिया जाए। और हुआ कुछ यूँ था कि उस समय में ये कुंभ का मेला लगा, और वो जो रानी थी बड़ी भक्ति भावना में बड़ी ज़्यादा श्रद्धा रखती थी। तो उसने राजा से कहा कि राजा मुझे आप जो है कुंभ के मेले में ले चलो। तो राजा मना करता है कि नहीं नहीं, हम मेले में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि रानी तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें कोई छल लेगा। वहाँ पे बहुत साधु भेष बनाकर और कपटी लोग रहते हैं, ऐसा वो राजा कहता है। हमारे यहाँ पे धवले मीना एक बड़े ही गजब के साहित्यकार हैं पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान के कालिदास वो कहलाते हैं। मैं उनकी एक छोटी सी रचना यहाँ पे सुनाना चाहूँगा आपको, छोटी सी है, कुछ लाइनें हैं। कि जब रानी ने राजा से कहा कि राजा मुझे आप जो है कुंभ के मेले में ले चलो, तो राजा क्या कह रहा है, अरे रानी तू हठ मत करे रे, तू मत मेले को जाए, और मेले में छलिया फिरे रे साधु भेष बनाए। हर तेरे रूप से काम की नारी लजे, और चाल को देख लजे गज नारी। राजा कहता है कि रानी तुम कितनी सुंदर हो कि तेरे रूप से काम की नारी लजे, काम यानी कामदेव की नारी रति वो भी शर्माती है। तेरे रूप से काम की नारी लजे, और चाल को देख लजे गज नारी। और आगे क्या क्या लिखते हैं देखो, धवले राम जी ने गजब की रचना की है। सॉरी। हर तेरे रूप से काम की नारी लजे, और चाल को देख लजे गज नारी। ग्रीवा से मोर लजे हर तेरे रूप से काम की नारी लजे, और चाल को देख लजे गज नारी। नैनन से मृग नारी लजे, और चोटी को देखत नागिन कारी। हरे ग्रीवा से मोर लजे पिक, बोली से नाक लगे सुक नारी से प्यारी। तू घूंघट खोले तो ऐसी लगे मानो पूनों के चंदा से चीर निकाड़ी। अरे झीनी सी आवा की ओट चिप्यो ससी पूरन मंद उजारो करेगो। त्यों तब रूप छिप्यो पट भीतर राहु, जो कामी को चित्त हरेगो। पट बादल बाट में नैन खड़े, खल ओट हटे पर चोट करेगो। और वह चोट ते रूप की रास प्रिया, मानो पूनों के चंदा पे गहन परेगो। अर जा दिन से बैराट मेर, तू ब्याही आई नारे, और वा दिन से गजगामिनी से तू गई न घर से बाहर।
रे। इस प्रकार से वो लिखता है धवले राम जी कि हे रानी, तू जिस दिन से बैराट में आई है उस दिन से कभी घर से बाहर नहीं गिरी। तेरा रूप ऐसा लगता है मानो पूनियों के चंदा से चीर के तुम्हें निकाली हो। और मतलब वहाँ कुंभ के मेले में ऐसे साधु बसते हैं और उनकी नज़र यदि आपके इस चेहरे पे पड़ गई तो ये चेहरा अभी तो पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति चमक रहा है, लेकिन बाद में ऐसे इस पे गहन पड़ जाएगा। उनकी यदि राहु जो कामी को चित्त हरे, वो वहाँ पे ऐसे राहु घूमते हैं कि आपके चित्त के रूप को हर लेंगे। और उस ये जो चंद्रमा के जैसी कांति यहाँ पे चेहरे पे है, उस पे ऐसा हो जाएगा मानो गहन पड़ गया हो। जैसे चंद्रमा पे गहन पड़ने के बाद उसकी चमक खत्म हो जाती है, उसी प्रकार आपके चेहरे की चमक खत्म हो जाएगी, ऐसा वो वहाँ पे लिखते हैं ना। इस प्रकार के आख्यान मिलते हैं। फिर बाद में वो सबरी भीलनी जो ही करने के काफ़ी ज़्यादा जिद करती है, तो फिर ज़बरदस्ती उसको लेके जाते हैं, चारों ओर पर्दा लगवाते हैं, फिर रथ में बिठा के तब लेके जाते हैं, पर्दे में ही उसको त्रिवेणी गंगा में नहला के और तब लेके आते हैं। कहते हैं कि सबरी भिलनी का इतना लगाव था उस गंगा के प्रति कि जब पर्दे के अंदर ही जब उसको गंगा में नहलाया जा रहा था, तो पर्दे के अंदर ही देवी गंगा प्रकट हुई और गंगा ने कहा कि हे रानी, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग, जो भी कुछ मांग सकती है जो मांग ले। तो कहते हैं कि वहाँ पे उस रानी ने ये कहा था कि हे माता, यदि आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा रूप दीजिए ताकि कोई मेरे रूप की तरफ देखे भी नहीं, मैं इतनी कुरूप हो जाऊं कि कोई मेरे तरफ देखे भी नहीं, क्योंकि ये जो मेरी सुंदरता है ना, ये मेरी स्वतंत्रता का हनन कर बैठी है। इस सुंदरता के कारण राजा मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देता। तो कहते हैं कि वो वहाँ पे वरदान मांग लिया, तो गंगा ने कहा ठीक है, तुझे अगले जन्म में ऐसा रूप दूंगी कि कोई तेरे झूठे वीर बिकाने को तैयार नहीं होगा। मतलब इतना कुरूप होगी तू कि बहुत ज़्यादा कुरूप होगी। तो कहते हैं कि वो रानी अगले जन्म में जाके सबरी भीलनी बनी, और वो इतनी कुरूप थी, बिल्कुल काली थी और बड़े ही अटपटे दांत मुंह में, और आपने देखा ही होगा रामायण में, है ना। तो इस प्रकार की दंत कथा और भक्तमाल में मिलती है, जो नाभादास ने लिखी थी भक्तमाल, और नाभादास के गुरु अग्रानंद जी थे, है ना, वो कहानी मिलती है। उसका आख्यान भी इस महाजनपद से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब मैंने ऐसी कहानी सुना दी है आपको। वैसे ये कहानियाँ कभी एग्जाम पास नहीं करवाती लेकिन थोड़ा क्या इतिहास में रोचकता ला देती हैं, है ना। और पता नहीं, मुझे इतनी कहानी मैं धवले राम मीणा को बहुत डिटेल में सुना है, बहुत पढ़ा है, तो मेरे को बस याद रह जाती हैं। चलो हम आगे की बात करते हैं। अब मत्स्य महाजनपद हो गया, मत्स्य के बगल में हम सूरसेन महाजनपद को पढ़ लेते हैं। हाँ, सूरसेन महाजनपद को भी पढ़ लेते हैं। सूरसेन महाजनपद, है ना, सूरसेन महाजनपद, ठीक है। ये सूरसेन है ऐसे, ठीक है। सूरसेन महाजनपद में विद्यार्थियों जो क्षेत्र आते हैं वो हमारा यमुना वाला क्षेत्र आता है। इसमें मतलब यमुना के पास वाला जो मथुरा और ब्रज वाला जो क्षेत्र है, ब्रज भाषा बड़ा ही गजब का क्षेत्र है ब्रज का, है ना। तो इसमें कौन कौन सा आता है, एक तो आता है मथुरा, मथुरा वृंदावन वाला ना, मथुरा, और एक ब्रज, ये दो क्षेत्र आते हैं, ठीक है। ब्रज भाषा में थोड़ी गजब की शैली है ब्रज भाषा की। धवले राम जी ने भी और ब्रज भाषा में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। कभी ऐसा कोई इतिहास का लिंक आएगा तो मैं ब्रज भाषा की रचना सुनाऊंगा आपको, है ना। कच्छवाहा वंश पढ़ाऊंगा तब आपको जरूर बताऊंगा ब्रज भाषा के कवि हुए हैं बिहारी, काफ़ी गजब की उनकी शैली थी। अच्छा, सूरसेन की बात करें विद्यार्थियों तो इसकी राजधानी तो मथुरा थी, है ना, राजधानी थी इसकी मथुरा। और यहाँ पे जो बुद्ध काल में और अवंती पुत्र यहाँ पे शासन करता था, जो कि अवंती का जो शासक था चंड प्रद्योत, उसका दोहिता था, नमासा था, है ना। उसके अलावा मैं बात करूँ तो जो अवंती पुत्र था बुद्ध का बड़ा ही प्रिय शिष्य था, है ना। बुद्ध का बुद्ध का प्रिय शिष्य था, और बौद्ध धर्म का खूब सारा उसने प्रचार प्रसार जो है किया था। यूनानी साहित्य में और सूरसेन को सूरसेनोई कहा गया है, मथुरा को मोथेर कहा है, और श्री कृष्ण को जो है पेरोक्लीज के नाम से उल्लेखित किया है। उसका संबंध भी जो है सॉरी, इस सूरसेन महाजनपद से जोड़ा जाता है।
तो ये इसके बारे में प्रमुख प्रमुख बातें थी विद्यार्थियों। में यहाँ पे जो है लिखना चाहूँगा, यहाँ पे लिखना चाहूँगा, राजधानी तो थी इसकी मथुरा। राजधानी क्या थी? मथुरा थी, जो कि यमुना नदी के किनारे है ना, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, है ना। ब्रज भाषा में धवले राम जी ने खूब रचनाएं की हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मथुरा जैसे नाम याद आया तो मेरे को समझ में आया सॉरी, कि मथुरा में और जन्म हुआ था श्री कृष्ण का, और गोकुल में और उनको बड़ा किया गया था, गोकुल में उनका पालन पोषण किया था। वहाँ पे धवले राम जी ने लिखा है कि मथुरा में जन्म लियो ए, झुलायो झूला गोकुल में, है ना। मथुरा में ही तो जन्म हुआ था। श्री भादु आदि रात जन्म हरि, आठे कूलियो, अष्टमी को जन्म हुआ था ना, आठे कूलियो, है ना। और अम, मथुरा की जेलों में जन्म हुआ था, जहाँ पे श्री कृष्ण का, सॉरी, कंस का शासन था उस समय, है ना। तो वो सारी है, यमुना नदी को पार करके, और फिर उनके पिता को वहाँ पे गोकुल में जाना पड़ा, और वो सारी चीज़ें हैं। तो कहते हैं ना कि धन्य सो धाम जहाँ घनश्याम के संग बसे ब्रज भान किशोरी, धन्य सदा ब्रज की वनिता जिन संग करी हरि ने दधी चोरी। भाई छाछ की खोंच पे नाच नचायो, हरि हाथ बढ़ायो करी माखन चोरी। और धन्य अ, वो माटी के माठ बने, जहाँ हरि हाथ बढ़ायो करी माखन चोरी। कुछ मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, इस प्रकार से रचना, मतलब गजब की रचना धवले राम जी ने की है। तो चलो खैर, हम साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वरना मैं वो भी अच्छे से तैयार करके लाता तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई देता। वैसे मैंने भी यहाँ पे रचना की थी, ब्रज भाषा की रचना मेरी भी है, कभी सुनाऊंगा। तो देखो, एक तो बात हो गई ये, बुद्ध काल में मैं बात करूँ, बुद्ध काल में यहाँ का शासक, यहाँ का शासक, बुद्ध काल में यहाँ का शासक सॉरी, अवंती पुत्र था, अवंती पुत्र था। बुद्ध काल में यहाँ का शासक अवंती पुत्र था, जो बुद्ध का प्रिय शिष्य था, जो बुद्ध का प्रिय सॉरी, प्रिय शिष्य था, बुद्ध का प्रिय शिष्य था, जिसने बौद्ध धर्म का खूब प्रसार प्रसार किया, है ना, जिसने बौद्ध धर्म का खूब प्रसार किया, खूब प्रसार किया, है ना। इसके अलावा हाँ और क्या बात है यहाँ की, हाँ, यूनानी साहित्य में और सूरसेन को क्या कहा गया है। हाँ, बुद्ध काल में यहाँ का शासक अवंती पुत्र था। अवंती पुत्र चंड प्रद्योत का नवासा था, ये बात मैं बताई थी अभी आपको, भूल रहा हूँ मैं, है ना। यह है चंड प्रद्योत का नवासा था, है ना। चंड प्रद्योत का नवासा मतलब दोहिता, नवासा। आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे बेटी के बेटे को, है ना, नवासा, दोहिता। बताना सभी अपने अपने क्षेत्र में और क्या बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो नवासा बोलते हैं, जो बेटी का बेटा होता है वही होगा ना नवासा, ठीक है। ये हो गया। यूनानी साहित्य में, यूनानी साहित्य में, यूनानी साहित्य में सूरसेन को, सूरसेन को, यूनानी साहित्य में सूरसेन को जो है सूरसेनोई, सूरसेनोई, मथुरा को मोथेर, मथुरा को मोथेर व, मथुरा को मोथेर व श्री कृष्ण को,
श्री कृष्ण को हेरोक्लीज कहा है? हेरोक्लीज कहा है, श्री कृष्ण को हेरोक्लीज कहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत बार जो है ये पूछा गया है, ये वाले बात खूब पूछी गई है, श्री कृष्ण को हेरोक्लीज किसने कहा है, कौन से साहित्य में कहा गया है। तो सॉरी 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 यूनानी साहित्य में ये बात लिखी गई है। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें जो थी सूरसेन महाजनपद की वो हमने यहाँ पे की। अब हम चलते हैं विद्यार्थियों, आगे की ओर चलते हैं। सूरसेन महाजनपद के बारे में बड़ा ही एक उल्टा सिस्टम मिलता है कि हमने कई जनपद देखे थे, जैसे कुरु है, कंबोज है, मल्ल है और एक पांचाल पड़ा था। ये पांच चार महाजनपद ऐसे देखे थे जो आरंभ में तो राजतंत्र थे, लेकिन बाद में गणतंत्र बने। लेकिन अ, ये जो महाजनपद था ये आरंभ में गणतंत्र था और बाद में राजतंत्र बना, है ना, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। आरंभ में राजतंत्र था, तो सॉरी आरंभ में गणतंत्र था, बाद में राजतंत्र बना, है ना। मैं यहाँ पे बताऊँ, आरंभ में यह सॉरी गणतंत्र था, आरंभ में यह गणतंत्र था, बाद में राजतंत्र बना, बाद में राजतंत्र बना। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से। और श्री कृष्ण का संबंध यहाँ से रहा ही है, मैं बता ही रहा हूँ, कृष्ण का संबंध तो यहाँ से रहा ही है, कृष्ण यदुवंशी थे, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, श्री कृष्ण का संबंध रहा है यहाँ से, है ना। श्री कृष्ण का संबंध यहाँ रहा है, यहाँ से रहा है। सॉरी, कृष्ण यदुवंशी थे, ये बात भी मैंने आपको पहले बता चुकी है, यदुवंशी थे, है ना। यदुवंशी जो है यादव थे और ये चंद्रवंशी हुआ करते थे, है ना। कौन सी हुआ करते थे? चंद्रवंशी, है ना। और चंद्रवंशी में विवाह जो करते हैं ना, वो गोत्र वगैरह की व्यवस्था नहीं होती। बस ये बात मैं आपको बता चुका हूँ जब राजपूतों की उत्पत्ति बताई थी राजस्थान इतिहास वाली क्लास में। खैर इधर तो मैंने नहीं बताई। और श्री कृष्ण की बात तो मैंने अभी बताई कि कृष्ण का जन्म मथुरा की जेलों में हुआ था, और अ, वहाँ से, और जो है उनके पिता वासुदेव इनको गोकुल छोड़ के आए थे बाबा नंद के घर, है ना। और जब वहाँ पे जाके और उनका पालन पोषण हुआ, हमारे धवले राम जी ने लिखा है, मथुरा में जन्म लियो ये झूलायो झूला गोकल में, मथुरा में जन्म लियो ये झूलायो झूला गोकल में। इस प्रकार से लिखा है, पूरा गीत भी आता है पर सुनाऊंगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। आज वैसे भी कुछ ज़्यादा ही धार्मिक चीज़ें चल रही हैं, तो ये यहाँ पे पूरा होता है मत्स्य और सूरसेन महाजनपद। अब हमारे अभी वर्तमान में भारत से बाहर जो दो जनपद पड़ते हैं, गांधार और कम्बोज, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर हमारे ये जो 14 जो राजतंत्रात्मक जो महाजनपद थे वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आता हूँ विद्यार्थियों, कहाँ पे, इधर चलते हैं हम उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है जी, आप उतार लें, आपने वैसे उतार ही लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और अब हम जो है चलते हैं गांधार की ओर। गांधार और कम्बोज दो जनपद दो महाजनपद और बच रहे हैं हमारे, जो कि राजतंत्रात्मक थे, और दो बचेंगे जो गणतंत्रात्मक थे। ठीक है, तो 8 पढ़ लिए हमने, नहीं सॉरी 8 नहीं, टोटल 16 है ना, तो 4 बच रहे, इसका मतलब हमने 12 पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब हम सॉरी गांधार पढ़ लेते हैं। गांधार की हेडिंग डाल दो गांधार, और वो पढ़ेंगे हम गांधार, है ना। गांधार
गांधार प्रदेश और रावलपिंडी जो पाकिस्तान वाला है, पेशावर जो है, ये दोनों इसमें आते थे। रावलपिंडी, रावलपिंडी का भी जिक्र मैंने आपको किया है। रावलपिंडी नाम क्यों पड़ा? बप्पा रावल ने इस शहर को बसाया था, रावलपिंडी को ना, इसलिए रावलपिंडी पड़ा। यहाँ से एक ट्रेन भी आती है, वो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है ना। और इस शहर का एक खिलाड़ी भी है जिसका नाम शोएब अख्तर है। पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेला करता था शोएब अख्तर, और बहुत तेज गेंद फेंकता था। उस ज़माने में 150 की स्पीड से गेंद फेंकता था, इसलिए शोएब अख्तर को भी रावलपिंडी कहा जाता है ना। तो तीन चीज़ें हो गई। बप्पा रावल ने इस शहर को बसाया था और बप्पा रावल के नाम पे ही ये रावलपिंडी कहलाया, एक बात। दूसरी, रावलपिंडी नाम से एक ट्रेन भी आती है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। और तीसरी बात है कि यहाँ से एक क्रिकेट खिलाड़ी जो पाकिस्तान की टीम में क्रिकेट खेलता है, शोएब अख्तर, जो कि 150 की स्पीड से गेंद फेंकता था क्रिकेट में, इसलिए वो अपनी फास्ट गेंद के कारण जाना जाता था। और उस व्यक्ति को भी रावलपिंडी के नाम से जानते थे कि रावलपिंडी एक्सप्रेस आ गई। ठीक है। वैसे सचिन सहवाग दोनों उसको बढ़िया तरीके से काम में लेते थे, तो उनकी बनती नहीं थी, है ना, मतलब क्रिकेट मैदान में। बाकी तो बढ़िया अच्छे दोस्त थे। यहाँ पे विद्यार्थियों पुष्कलावती और तक्षशिला दो प्रसिद्ध नगर थे, जिसमें तक्षशिला शिक्षा के रूप में फेमस था, तो पुष्कलावती व्यापारिक नगर के रूप में फेमस था। गजब की दोनों की विशेषता थी। देखो, मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा। यहाँ दो नगर फेमस थे, यहाँ दो नगर प्रसिद्ध थे, दो नगर में एक तो था हमारे क्या नाम से, पुष्कलावती, ठीक है। इसको बसाया था पुष्कल ने। किसने बसाया? पुष्कल ने बसाया, ठीक है। पुष्कलावती को पुष्कल ने बसाया और प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, है ना, प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। और पुष्कलावती जो था, इसको चार सद्दा भी कहा जाता था, इसको चार सद्दा भी कहा जाता था, इसको चार सद्दा भी कहा जाता था। और सिंधु नदी के जो है किनारे पर ये बसाया गया था, है ना, सिंधु नदी के किनारे पर बसाया गया था। सिंधु नदी के किनारे पर बसाया गया था, सिंधु नदी के किनारे पर बसाया गया था, ये बात थी इसके बारे में। दूसरा जो था विद्यार्थियों, दूसरा मैं यहाँ पे अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ, सॉरी। दूसरा है तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला को बसाने वाला थे तक्ष, बसाया तो किसने था? तक्ष ने, ठीक है, तक्ष ने बसाया। शिक्षा नगरी था ये, शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध था, शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध था। और एक था इसमें ये राजधानी भी था ना, राजधानी नगर था, राजधानी नगर था, है ना। और ये इसका उत्खनन भी किया था, उत्खनन कार्य जो किया था कनिंघम महोदय ने किया था, है ना। उत्खनन किसने किया? कनिंघम ने किया, ठीक है, उत्खनन इसका कनिंघम ने किया। तो सॉरी, ये विद्यार्थियों प्रमुख बातें थी तक्षशिला की और पुष्कलावती की।
ध्यान रखना ये चरसद्दा पूछ लेते हैं। चारसद्दा किसका नाम था? पुष्कलावती का नाम था। किसने बसाया था पुष्कलावती को? पुष्कल ने बसाया था, है ना। और ये जो है सॉरी भारत के उत्तर पश्चिम में ये पड़ता ही है ना, आपको पता ही होगा, मतलब अभी अफगानिस्तान में पड़ता है ये, ठीक है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में ये पड़ता है। और बुद्ध काल में यहाँ पे जो शासक था वो पुष्कर सारिन या पुकुसाती हुआ था, जो कि बुद्ध का प्रसिद्ध अनुयायी था और बुद्ध से मिलने पैदल गया था ये, है ना। बुद्ध से मिलने पैदल गया था और चंड प्रद्योत के को इसने पराजित भी किया, बिम्बिसार के दरबार में अपना दूत भेजा। ये कुछ इसकी बातें थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी जगह बच रही है, ये बातें इधर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी, देखो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। बुद्धकालीन यहाँ का शासक, बुद्धकालीन यहाँ का शासक पुष्कर सारिन था। पुष्कर सारिन, पुष्कर सारिन या पुकुसाती, पुकुसाती था। पुष्कर सारिन या पुकुसाती था। पुष्कर सारिन या पुकुसाती था जो बुद्ध का जो बुद्ध का अनुयायी था, जो बुद्ध का अनुयायी था, जो जो बुद्ध से मिलने, जो बुद्ध से मिलने पैदल गया था, पैदल गया था, है ना। जो बुद्ध से मिलने पैदल गया था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो इसने इसने चंड प्रद्योत को पराजित किया था। इसने चंड प्रद्योत को इसने चंड प्रद्योत को पराजित किया था तथा चंड प्रद्योत को तो इसने जो है पराजित किया, और जो सॉरी बिंबिसार जो था मगध का शासक, चंड प्रद्योत तो अवंती का था ना, और मगध का शासक जो बिंबिसार था उसके दरबार में अपना दूत भेजा था, है ना। तथा मगध शासक बिंबिसार के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में अपना दूत भेजा था, अपना दूत भेजा था, ठीक है। एक बात हो गई पुष्कर सारिन की ये। इसके अलावा मैं बताऊं विद्यार्थियों, ये भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित था, है ना। उत्तर पश्चिम जो सीमा है वहाँ पे था। तो मैं अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ। यह महाजनपद, यह महाजनपद भारत की सॉरी उत्तर पश्चिम सीमा निर्धारित, उत्तर पश्चिम सीमा निर्धारित करता था। यह महाजनपद भारत की उत्तर पश्चिम सीमा जो है निर्धारित करता था। इसके अलावा मैं बताऊं आपको सॉरी जो ईरानी शासक है, ईरानी शासक जो डेरियस था या दारा,
उसका अभिलेख है बेहिस्तून अभिलेख। उससे यह जानकारी मिलती है कि दारा ने और गांधार को जीतकर और हखामनी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था, क्योंकि वो दारा या डेरियस जो था वो हखामनी क्षेत्र का, अखामनी वंश का ही शासक था, है ना। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। बेहिस्तून अभिलेख के अनुसार सॉरी, बेहिस्तून बेहिस्तून अभिलेख के अनुसार, बेहिस्तून अभिलेख के अनुसार, बेहिस्तून अभिलेख के अनुसार अखामनी वंश के शासक, अखामनी वंश के शासक डेरियस या दारा ने गांधार को जीतकर गांधार को जीतकर इसका विलय अखामनी साम्राज्य में कर लिया था। अखामनी साम्राज्य में कर लिया था, ठीक है। तो सॉरी, ये था प्यारे साथियों हमारे क्या नाम से गांधार के बारे में संपूर्ण बातें। इससे बाहर गांधार का कोई सवाल जाएगा नहीं। आप इसको जो है अच्छे से ध्यान रखें, और संपूर्ण बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। ये जो तक्षशिला वाली जो बात है, शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध था, ये हमको चेतीय जातक से जानकारी मिलती, चेतीय जातक नहीं, कुंभकार जातक से जानकारी मिलती है ना। कुंभकार जातक के अनुसार है ये जो कहानी है विद्यार्थियों, ये वाली बात है ना। तो ये किसके अनुसार है? कुंभकार जातक के अनुसार, कुंभकार जातक के अनुसार है ना, कुंभकार जातक के अनुसार है। जातक क्या है? महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं वो जातक ग्रंथों में मिलती हैं, और टोटल जातक ग्रंथों की संख्या करीब 547 या 549 या 550 बताई जाती है। ठीक है, बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों गांधार महाजनपद। आप इसको अच्छे से तैयार करें, और जो है एक बात और मैं बताना चाहूँगा गांधार महाजनपद के बारे में, कि जब यूनानियों के खिलाफ और युद्ध में लड़ने के लिए जो फारसी सेना को पुरुषों और जो सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी वो यहाँ से ही बुलाए जाते थे, है ना। पुरुष बुलाए जाते थे, यानी कि सैनिक और जो है युद्ध सामग्री दोनों यहाँ से मंगाए जाते थे, है ना, फारसी सेना हेतु, ठीक है। तो मैं ये बात यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यूनानी सेना से युद्ध करने के लिए, यूनानी सेना से युद्ध करने हेतु फारसी सेना में नए पुरुषों व अस्त्र शस्त्र, है ना, अस्त्र शस्त्र गांधार से मंगाए जाते थे, मंगाए जाते थे, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखना। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही चल रही है खांसी आज, लेकिन ठीक है।
तो ये गांधार महाजनपद पूरा हो गया विद्यार्थियों। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपने वैसे उतार ही लिया होगा मेरे साथ साथ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। जो कंबोज था विद्यार्थियों वही बचा है। अब कंबोज को पढ़ लेते हैं। और कंबोज से जो है घोड़े मंगाए जाते थे ना, कंबोज के घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे, है ना। कंबोज में ज़्यादा कुछ नहीं है। कंबोज की जो राजधानी थी वो एक तो हाटक थी, हाटक, है ना। कंबोज की राजधानी हाटक थी और कंबोज भी उत्तरी सीमा को निर्धारित करता था। और कंबोज से युद्ध के लिए जो है घोड़े मंगाए जाते थे, है ना। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कंबोज के शासकों को और जो है वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है, अर्थात वार्ता पर आधारित अपनी जीविका कमाने वाले। वार्ता में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य आता है ना, बस ये बात है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कपीसा और जो हिंदू कुश पर्वत वाला क्षेत्र है अफगानिस्तान वाला, वो इसमें आता था, किसमें, कंबोज में। और साथ में कश्मीर वाला कुछ क्षेत्र भी आ जाता था। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कंबोज महाजनपद, कंबोज महाजनपद। इसमें आता था, देखो, एक तो कपीसा आता था, कपीसा, एक कश्मीर भी आता था, और सॉरी, कपीसा, कश्मीर, और एक हिंदू कुश पर्वत वाला क्षेत्र, हिंदू कुश पर्वत वाला क्षेत्र आता था। ये इसमें आता था कंबोज महाजनपद में, ठीक है। कंबोज महाजनपद की जो राजधानी थी वो हाटक थी, हाटक, हाटक या जिसको राजपुर भी कहा जाता था, है ना, हाटक या राजपुर, ठीक है। राजधानी क्या थी इसकी, हाटक या जो है राजपुर थी, है ना। राजधानी की बात करें, राजधानी थी हाटक या राजपुर, ठीक है। और इसकी भी विशेषता मैंने एक बार आपको बताई, जो कंबोज है, कुरु है, ये पहले राजतंत्र थे, बाद में गणतंत्र हो गए थे, है ना। मल्ल है, पांचाल है, मैंने एक जगह लिखा रखा है, लेकिन यहाँ भी मैं लिख देता हूँ। पहले यह, पहले यह सॉरी, राजतंत्र था, राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र बना, बाद में गणतंत्र बना, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं, यह भारत की उत्तरी सीमा निर्धारित करता था ना, यह भारत की, यह भारत की उत्तरी सीमा निर्धारित, यह भारत की उत्तरी सीमा निर्धारित करता था, करता था, ठीक है। यहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे, यहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे, है ना। यहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे जो सॉरी, लड़ने हेतु मंगा भी यहाँ से बुलाए भी, मतलब मंगाए भी जाते थे भारत में घोड़े, है ना, उस समय। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य वाली बात को आप हमेशा इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि कौटिल्य की बात अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के नागरिकों, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के नागरिकों को और क्या कहा गया है, वार्ता शस्त्रोपजीवी, मैं अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ, वार्ता शस्त्रोपजीवी, वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है, वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है।
वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है देखो वार्ता में क्या आता है, मैं वार्ता की बताऊं। वार्ता के अंदर आता है कृषि, पशुपालन, कृषि पशुपालन व व्यापार वाणिज्य, है ना, व्यापार वाणिज्य आता है। ठीक है, अब शस्त्रों का भी व्यापार यहाँ पे ये लोग करते थे। ठीक है, तो ये यहाँ के जो लोग थे यहाँ के कम्बोज के, वो लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, है ना। इनके आधार पर, इनके आधार पर अपनी आजीविका चलाते थे, आजीविका चलाते थे, है ना, आजीविका चलाते थे। व्यापार वाणिज्य में शस्त्र भी आते थे इनके, है ना, शस्त्र का व्यापार करते थे। घोड़ों का व्यापार प्रसिद्ध था, क्योंकि घोड़े प्रसिद्ध थे तो घोड़े ये यहाँ से बाहर भेजे जाते थे घोड़े, है ना। तो इस प्रकार से कंबोज सॉरी, कंबोज के बारे में विद्यार्थियों प्रमुख प्रमुख बातें जो थी वो हमने यहाँ पे कर ली हैं। ठीक है, अब जो हमारे 14 महाजनपद ये पूरे हो गए हैं राजतंत्रात्मक वाले, और क्लास का टाइम हो गया है लगभग। ठीक है, तो विद्यार्थियों अगली क्लास में अब हम जो है गणतंत्र व उनकी शासन व्यवस्था देखेंगे, और फिर इसको हम पूरा कर देंगे। गणतंत्र जैसे ये पूरे होंगे और उसके बाद हम सीधे जैन दर्शन पे आ जाएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा जैन दर्शन, क्योंकि फिलॉसफी मेरा भी मजबूत सब्जेक्ट है और आपको बेहतरीन तरीके से फिलॉसफी पढ़ाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन पढ़कर आपने कहोगे सर ऐसा कभी नहीं समझा, ऐसा समझा देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का मज़ा लेते रहिए।